हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरजीत मैम दक्ष एकेडमी लाडवा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम इसे डायग्राम की हेल्प से करेंगे, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि लास्ट कई साल से इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव है वो बनते हैं। तो आज हम करेंगे लैटिट्यूड्स यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं बच्चों? सबसे पहले तो हम इन्हें समझ लें। आप सभी ने पृथ्वी का प्रतिरूप यानी कि पृथ्वी का मॉडल देखा होगा। यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के प्रतिरूप या पृथ्वी के मॉडल को क्या बोलते हैं? हम ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब पे हमने 2 टाइप्स की लाइन देखी होंगी, इस तरह से 2 टाइप्स की लाइन देखी होंगी। तो इन रेखाओं को जो बोला जाता है वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो आज हम अक्षांश रेखाओं के बारे में कर रहे हैं, यानी कि लैटिट्यूड्स के बारे में कर रहे हैं। ये जो लाइंस है बच्चों, ये पृथ्वी के ऊपर खींची गई हैं, और ये मतलब रियल में नहीं है खींची हुई, ये काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि हमें जो है इन लाइंस की हेल्प से हमें क्या पता चलता है, पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में हम जान सकते हैं। किन की हेल्प से? अक्षांश और देशांतर रेखाओं की हेल्प से हम पृथ्वी के ऊपर किसी भी स्थान की जो स्थिति है उसको जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं। और बच्चों, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पृथ्वी पर समानांतर खींची गई हैं। समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके जो बीच की दूरी है वो इक्वल होती है। पृथ्वी पे जो है अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो इक्वल होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? हम अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि अक्षांश रेखाएं जो है वो क्या शो करती है? अक्षांश रेखाओं से हमें किसी भी स्थान का टेम्परेचर पता चलता है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनसे हमें क्या पता चलता है? किसी भी स्थान का हमें टाइम पता चलता है। तो देशांतर रेखाओं में मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज हम करेंगे सिर्फ अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखाओं से हमें टेम्परेचर का पता चलता है, और देशांतर रेखाओं से हमें किसी भी स्थान के टाइम का पता चलता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का आकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? वो जियोइड शेप में है, यानी कि अंडाकार है। पृथ्वी बच्चों पूरी तरह से गोल नहीं है। ये किसकी तरह? जैसे एक एग होता है, एक ऑरेंज होता है, उसकी तरह होती है, उसकी तरह है पृथ्वी, यानी कि पूरी तरह गोल नहीं है। तो इसके अगर आकार के बारे में पूछा जाए तो इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन बनता है बच्चों के जो अक्षांश रेखाएं हैं ये टोटल कितनी है? मैंने यहाँ पे 181 + 1 लिखा है। तो 181 + 1 कैसे? जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से है। भूमध्य रेखा के जो नॉर्थ में है, उत्तर में है, 90 लाइन्स इधर है, और साउथ में 90 लाइन्स। तो 90 और 90 180 और +1 जो बनती है वो भूमध्य रेखा। इसलिए टोटल कितनी हुई है? 181। अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल कितनी है जो अक्षांश रेखा है, तो 181। कई बुक्स में बच्चों 180 भी दी हुई है, क्योंकि इसमें जो भूमध्य रेखा वो काउंट नहीं की गई है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा जाए। नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों कि यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है, या पृथ्वी को 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं। इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, और इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए बच्चों इसको भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? अब जो भूमध्य रेखा इसका नाम क्यों दिया गया? देखो ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, भू और मध्य। भू यानी भूमि, मध्य यानी कि सेंटर से। क्योंकि ये पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भूमध्य रेखा के मेजरमेंट यानी कि माप कितना है? क्योंकि बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, इसलिए इसको क्या मानना है? 0 डिग्री मानना है। बच्चों मैंने पहले भी कहा है ये इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक है, ये खींची नहीं गई है। इन्हें हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको खींच लिया गया है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो पड़ता है इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो दक्षिण में पड़ता है इसको क्या बोलते हैं? हम साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, और जो उत्तर में पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी लाइन पड़ती है? भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा। कर्क रेखा के जो माप है वो कितना है? 23.5 डिग्री। एक बात याद रखना बच्चों, देखो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में है ये मकर रेखा है, और माप बिल्कुल सेम है।
और नॉर्थ में 66.5 डिग्री है, साउथ में भी 66.5 डिग्री है। मेजरमेंट सभी का सेम है, लेकिन आपने डायरेक्शन याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कई बार मैच पूछ लेता है कि एक साइड में आपको रेखाओं के नाम दे दिए और दूसरी साइड में मेजरमेंट। तो जो कर्क रेखा है उसका मेजरमेंट 23.5 डिग्री है, ये नॉर्थ में है, ठीक है। तो इसको कर्क रेखा या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके साउथ में 23.5 डिग्री है एक रेखा, जिसको मकर रेखा बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट है कर्क रेखा से ऊपर पड़ती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी, आर्कटिक सर्कल, और जो साउथ में पड़ता है वो अंटार्कटिक सर्कल है, और मेजरमेंट सेम है यानी कि 66.5 डिग्री। तो आपने क्या याद रखनी है, डायरेक्शंस याद रखनी है। और बिल्कुल 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, और बिल्कुल साउथ में जो जाता है 90 डिग्री पे वो क्या होता है, साउथ पोल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों कि भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री पे पड़ती है, 0 डिग्री अक्षांश पे कौन कौन से देश स्थित है। कौन सा क्वेश्चन, कि 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है। देखो जो भूमध्य रेखा उस पर काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, लेकिन आपने सभी कंट्रीज़ के नाम याद नहीं रखने। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो मैं आपको नाम बता देती हूँ। जो इंपॉर्टेंट कंट्री है किसके ऊपर, भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से कंट्री स्थित है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पे कौन कौन से कंट्री स्थित है। कोलंबिया है इस पे, मालदीव है इस पे, इंडोनेशिया है एंड ब्राज़ील। ये 4 जो कंट्री है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से कई बार आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताएं कौन सा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है कंट्री और कौन सा नहीं। तो कोलंबिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बारे में एक बात और आपने याद रखनी है, ब्राज़ील ऐसा कंट्री है जिसमें से भूमध्य रेखा भी होके गुजरती है, जिसमें से भूमध्य रेखा भी होके गुजरती है और मकर रेखा भी होके गुजरती है। किसमें से, ब्राज़ील में से 2 रेखाएं होके गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और कौन सी, मकर रेखा। किसमें से, ब्राज़ील में से। तो 4 जो कंट्रीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा बच्चों भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, और कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के जो साउथ में है मकर रेखा, मेजरमेंट सेम है बट साउथ है 23.5 डिग्री, साउथ में कौन सी रेखा है, मकर रेखा। यहाँ पे बच्चों मैंने टॉरॉइड जोन लिखा है बोथ साइड्स में, भूमध्य रेखा के उत्तर में भी और भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी। इनको हीट जोन भी बोलते हैं या फिर टॉरॉइड जोन इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण, कहाँ, इधर मकर रेखा तक और यहाँ पर कर्क रेखा तक, इन अक्षांशों में जो है सूरज जो है साल में एक बार सर के ऊपर होता है, और इसलिए यहाँ पे जो है हीट ज़्यादा मिलती है दोनों अक्षांशों के बीच में, मकर रेखा और कर्क रेखा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टॉरॉइड जोन बोला जाता है। अब यहाँ पे बच्चों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो 21 जून है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 21 जून को जो है, अब हमारे पास हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 21 जून जो होता है वो साल का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन कहाँ पे होता है वो, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में होता है या दक्षिणी गोलार्ध में। अब जो है जो 21 जून को जो सूरज है कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है, कहाँ पर, 21 जून को कर्क रेखा पे जो सूरज है वो सीधा पड़ता है, इसलिए जो है साल का सबसे बड़ा दिन यानी कि दिन की सबसे ज़्यादा जो लेंथ होती है पूरे साल में वो किस दिन होती है, 21 जून को। लेकिन जो कर्क रेखा है वो कहाँ पे पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है सबसे बड़ा दिन। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये साल का सबसे छोटा दिन होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन कौन सा होगा, तो 21 जून, बिल्कुल ऑपोजिट। क्लियर यहाँ तक। एंड नेक्स्ट है, उसके बाद आता है मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ पे पड़ती है, साउथ में। तो हमारे पास जो है साल का जो सबसे छोटा दिन है वो कौन सा होता है, 22 दिसंबर। ठीक है। नेक्स्ट आता है उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन, सबसे जो छोटा दिन होता है वो कब होता है,
22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है? 21 जून को। अब जो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, तो बिल्कुल इसके जो अपोजिट है, यानी कि इसके बिल्कुल जो अपोजिट है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये साल का जो है सबसे बड़ा दिन होगा। बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे इस दिन जो सूरज होता है बिल्कुल सीधा पड़ता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो, हमारे पास सपोज करो 2 स्थान है, ए एंड बी, 2 स्थान। तो यहाँ पे जो है वो सन है। अब जो सन रेज है ए पे बिल्कुल सीधी पड़ रही है, जब बी पे ये सन रेज उसी दिन पड़ेगी तो कैसी पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। तो जो है यहाँ पे जो है जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रेवल करेंगी और यहाँ पे कम, इसलिए यहाँ पे जो है वो हीट ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पे हीट कम मिलेगी, इसी कारण से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्क रेखा के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होके गुजरती है। कितने स्टेट से? 8 स्टेट से होके गुजरती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है कि किस में से जो है कर्क रेखा गुजरती है, किस स्टेट में से और किस स्टेट में से नहीं गुजरती। तो आपने 8 स्टेट के नाम याद रखने हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आएगी आपके पास, जैसे मिराज JCB एट GMT, मिराज JCB एट GMT, ये ट्रिक है बच्चों। इसमें आपने याद रखना है, जैसे MI, ठीक है, MI जो पड़ता है वो मिजोरम, ठीक है, R से राजस्थान, एंड जो J है झारखंड, एंड C से पड़ता है छत्तीसगढ़, B से पड़ता है यहाँ पे बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, एंड नेक्स्ट है G से पड़ता है गुजरात, एंड नेक्स्ट है M से पड़ता है मध्य प्रदेश यानी कि MP, एंड T जो है इससे क्या पड़ता है? त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट हुए बच्चों। आपने ये ट्रिक याद रखनी है, मिराज JCBH एट GMT, यानी कि MI मिजोरम होता है, R से राजस्थान है, J से पड़ता है झारखंड, C से पड़ता है छत्तीसगढ़, B से पड़ता है वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, एंड G यहाँ पे G से पड़ता है गुजरात, एंड M से पड़ता है मध्य प्रदेश, एंड T से पड़ता है त्रिपुरा। ये बच्चों आगे पीछे हैं जो स्टेट्स के नाम है, लेकिन सबसे पहले जो आती है जहाँ से गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरात से, उसके बाद फिर राजस्थान आता है, उसके बाद फिर MP आता है, फिर आगे जो लास्ट में पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? मिजोरम। तो ये थे 8 स्टेट जहाँ से जो कर्क रेखा है वो होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बच्चों कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी कि हम अगर यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर हम 1 डिग्री पे आएंगे, 1 डिग्री पे आएंगे, तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। याद रखना है कि 2 अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें से जो है वो तीनों रेखाएं होके गुजरती हैं, यानी कि भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी? तो अफ्रीका महाद्वीप से तीनों लाइंस होके गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा एंड मकर रेखा। कहाँ, किस महाद्वीप से होके गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट आता है कि किस महासागर से होके गुजरती हैं तीनों रेखाएं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस महासागर से
होकर तीनों रेखाएं गुजरती है। अब महाद्वीप जो है वो तो अफ्रीका महाद्वीप है। एंड नेक्स्ट है महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत जो महासागर है बच्चों, प्रशांत महासागर देखो वैसे भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा महासागर है। तो तीनों जो रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा एंड कर्क रेखा एंड मकर रेखा, किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अफ्रीका की कौन सी नदी, अफ्रीका की कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अब देखो कांगो नदी तो किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। एंड अफ्रीका की ही जो है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की जो है कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और यहाँ जो है लिम्पोपो नदी वो किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों, जैसे हम इधर जाते हैं हम नॉर्थ पोल और इधर है साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है इसको क्या बोलते हैं? फ्रोजन जोन बोलते हैं। और ऐसे ही साउथ पोल जो है मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल से आगे, और इधर जो है आर्कटिक सर्कल से आगे, ये दोनों साइड में क्या है? फ्रोजन जोन है। क्योंकि यहाँ पे जो है सूरज की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ती, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है यानी कि जो गर्मी है वो कम मिलती है, इसलिए ये जो स्थान है यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्रोजन जोन बोलते हैं। तो ये बच्चों आज हमारा टॉपिक था अक्षांश रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट अपनी क्लास में मैं आपको कराऊंगी देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जो फैमिली है और ज़्यादा बड़ी हो सके। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।